ये राजभवन का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री की सोच के कारण ये पहली बार देश ने अनुभव किया है कि सभी राजभवन सभी राज्यों के स्थापना दिवस को अपने यहाँ एक कार्यक्रम के रूप में मनाएं। तो हम यहाँ जो कर रहे हैं वो तो एक तरह से उनके आदेश से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका एहसास सब लोगों को हो। इस बात को ध्यान में रख कर के उन्होंने इस कार्यक्रम को मनाने के लिए हम सब लोगों को कहा और आज हमने इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। सबसे पहले तो आज के दिन पर माँ भारती के चरणों में वंदन और महाराष्ट्र और गुजरात के सभी उन सपूतों को जिन्होंने देश के इतिहास को आप और मुझ तक पहुँचाने के लिए जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया उसको आज हम नमन करते हैं और उन सबको अपनी ओर से पुष्पांजलि अर्पित करें। राजभवन बहुत सा आभारी है इस बात के लिए कि आज हमने इस कार्यक्रम में जिन लोगों को बुलाया उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार किया हमारा प्रस्ताव और आज वो यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका विशेष करके श्रीमती अनीता कटारिया फर्स्ट लेडी, उनको भी हमने आमंत्रित किया, वो अपने आप नहीं आए। आज हमारे आग्रह पर ही हमारे डीजीपी साहब जेपी सिंह जी हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। आपको मैंने फोन किया और आप उपस्थित हुए, आपने इस कार्यक्रम को गौरव देने का प्रयास किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ। वैसे अतिरिक्त मुख्य सचिव जी, आप भले गुजरात के हो पर हमारे निमंत्रण पर आप आए हो। हमने भी आपको फोन किया था कि आपकी उपस्थिति रहेगी तो कार्यक्रम को एक अच्छा पुष्ट मिलेगा और आपने हमारी श्रीमान जोशी जी, हमारा सौभाग्य है कि आज आर्मी के भी मेजर जनरल ये जोशी जी भी हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे हमारे राजभवन के सारे जिन कामों को देखते हैं और जिस रूप की तैयारी करते हैं वो तो मीनाक्षी सुंदरन जी करते हैं। सच में हम तो आकर के केवल भाषण देने का काम करते हैं, सबको स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं। इसके लिए उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एयरफोर्स के जो एयर कमांडर है ऐसे पुणे जी, आप भी यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी जिन्होंने अपनी बात कही थी महाराष्ट्र के बारे में, डीपी धनपत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गुजरात के अध्यक्ष असगर भाई जवरोत जी, आप पधारे, आपका बहुत बहुत। सबसे ज्यादा आभार तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हमको आज उन्होंने ये स्थान उपलब्ध कराया। पिछली बार हमने आपका आसाम और गुजरात दिवस हमारे ही मनाया था, लेकिन वहाँ स्थान को थोड़ा सा लैंडस्लाइड के कारण से उसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया, जिसके कारण से हमारी मजबूरी थी और हमने ग्लोबल विश्वविद्यालय के पंसारी जी से निवेदन किया कि हमको आप ये उपलब्ध कराएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वीसी साहब को और आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे निमंत्रण पर आज सभी बंधु जो गुजरात और महाराष्ट्र के यहाँ आए हैं, आप सबका मैं बहुत मन से स्वागत करता हूँ कि आपकी उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम को इस स्वरूप में लाने का जो काम किया उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आसाम के भी
कई अधिकारी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले दूँ। मैं सोचता हूँ आप सब लोगों ने पधार कर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये अलग अलग ढपली नहीं बजानी है कि मैं महाराष्ट्री, मैं गुजराती, हम सब भारतवासी हैं। इस बात का एहसास हो। और इस कार्यक्रम के पीछे जो मंतव्य है वो यही है कि देश के किसी भी भाग का कोई भी महापुरुष है वो भारत का महापुरुष, भले वो पैदा गुजरात में हुआ हो, महाराष्ट्र में हुआ या राजस्थान में हुआ होगा, चाहे वो आसाम में हुआ हो, लेकिन उनके कामों के कारण से सारा देश उनको अपना महापुरुष मानता है। और इस कार्यक्रम को मनाने के पीछे जो मंतव्य यह है कि हम उन सब राज्यों के विशेष व्यक्तियों के बारे में जानकारी अपने आसाम के भाइयों को भी दें, और आसाम के यहाँ के जो लोग हुए हैं उनकी जानकारी गुजरात और राजस्थान में भी दें। हम एक दूसरे को, कारण क्या है कि हमारा जो सिलेबस बना है वो इतना संकुचित बना है कि हमें केवल और केवल कुछ चीज़ें ही पढ़ने को मिलती है, बाकी संपूर्ण देश के जो हीरो हुए हैं उनके बारे में जानकारी नहीं के बराबर होती। तो मैं सोचता हूँ प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा के पीछे यही उनका एक उद्देश्य रहा होगा कि हम सारे देश के महापुरुष को अपना महापुरुष समझ करके उनको मन से उतना ही सम्मान और प्यार दें, और ये सोचें कि ये सब भारत के हैं। कारण ये कि ये जो राज्य बने अलग अलग, ये तो बाद में बनाए गए, बाकी तो भारत एक था। हमारा दुर्भाग्य रहा कि भारत जो एक अखंड भारत का स्वरूप था, जिसमें अफगानिस्तान भी हमारे साथ, बर्मा भी हमारे साथ, नेपाल भी हमारा, भूटान भी हमारा, ये सारे के सारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मिलाकर भारत था। लेकिन दुर्भाग्य से काल चक्र ने हमको संकुचित कर दिया, हमको छोटा कर दिया, और इसके कारण से मैं सोचता हूँ कि ये जो देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़े अगर किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो सरदार पटेल को जाता है, जिन्होंने छोटी छोटी रियासतों को, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाकी के साथ गया, उसने सोचा कि ऐसा बीज बो दो कि आपस में लड़ मार करके खत्म हो जाए। हमको तो इन्होंने यहाँ से खदेड़ दिया, लेकिन ये कम से कम इसकी सजा भुगते हैं, ये सोच करके किया था। और गेटवे ऑफ इंडिया जो 1911 में पंचम अर्थ जो आया था, उसके आगमन के लिए स्वागत का जो द्वार बना था, हमने उसी द्वार से उसको 15 अगस्त 47 को वापस बैक टू रवाना किया। तो मैं सोचता हूँ कि देश के लोगों ने इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, इस देश के सम्मान की रक्षा के लिए जितना उत्सर्ग किया है, इन 1000 वर्षों की लड़ाई में हमने जितने बलिदान दिए हैं अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, और उसके कारण से आज और हम यहाँ बैठ करके बहुत आनंद के साथ अपने पुरखों को याद कर रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं। भगवान राम, अगर भगवान राम हमारे लिए रहता कि नहीं रहता, अगर हम हमारे ये सूरमा, चाहे वो लचित फुरकान हो और चाहे या चंडारी हो, जैसे बहादुर लोगों ने मुकाबला नहीं किया होगा, उधर गुरु गोविंद सिंह ने किया होगा, उधर प्रताप ने किया होगा, उधर शिवाजी ने किया होगा, लेकिन अपने इस अस्तित्व को बचाने का प्रयत्न। लेकिन अंग्रेजों ने जिस प्रकार से इस देश को तोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा के माध्यम से, सब प्रकार से, लेकिन इस देश के बहादुर लोगों ने किस प्रकार से देश की आज़ादी का जंग प्रारंभ किया। और मैं सोचता हूँ ये आज़ादी का जंग प्रारंभ करने में महाराष्ट्र और गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सोचता हूँ कि आज़ादी की उस लड़ाई के बारे में महात्मा गांधी के बिना हमारी कल्पना अधूरी रहेगी, सरदार पटेल के बिना अधूरी रहेगी, बाल गंगाधर तिलक के कारण से अधूरी रहेगी, है ना, वीर सावरकर के बिना अधूरी रहेगी। मतलब एक से एक ऐसे हीरो जो इन्हीं राज्यों में पैदा हुए और जिन्होंने अपने संघर्ष के आधार पर एक तरह से भारत को आज़ादी दिलाने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ कि ये जितने भी हैं, है ना, वो संत चाहे महाराष्ट्र में हुआ हो, चाहे गुजरात में हुआ हो, वो चाहे पूर्वांचल में हुआ हो, उन सबका सोच तो एक ही था कि वैष्णव धर्म की संस्कृति को कैसे बचाया जाए। तो यहाँ शंकर देव और माधव देव ने जागृत करके इसको बचाने का प्रयास किया।
तो उधर जो है ना वहाँ के संत तुकाराम है, बाकी लोग हैं, ज्ञानेश्वर जी है, उन लोगों ने उस भक्ति आंदोलन के द्वारा उसका जोड़ा है। हमारा देश इसलिए महान है कि इसका हर जमीन पर जिस प्रकार के धार्मिक स्थानों को खड़ा किया है, उनके प्रति जो हमारी आस्था और श्रद्धा है, उसने देश को जोड़े रखा है। मैं सोचता हूँ शंकराचार्य जी ने चारों धामों की जो रचना की है, वो देश एक है, इस बात का अनुभव देशवासियों को रहे। मैं सोचता हूँ कि हम लोगों में से जब हमारी बहुत छोटी उम्र थी तो हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग सोचते थे, भाई एक बार मुझे 4 धाम की यात्रा करा दे। वो अपने बच्चे से और कुछ नहीं चाहते थे, कोई धन दौलत तो मकान बना दे, ऐसा कुछ नहीं, भाई तो मेरे को 4 धाम की यात्रा करा दे। इसका मतलब उस समय में भी देश एक है, इस बात को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य ने जिस प्रकार के ये चारों के चारों धाम तैयार किए, उसमें से द्वारिका भी एक है, पुरी भी एक है उसी में। तो मैं सोचता हूँ ये देश के लोगों ने किस तरह से देश को एक रखने का प्रयत्न किया है। मैं सोचता हूँ जहाँ अंबाजी हम जाते हैं वो एक शक्तिपीठ है, या माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है ना। ऐसी हर जगह पर कुछ न कुछ बनाने का प्रयास किया। तो एक तरह से जिस प्रकार से आपने सोमनाथ का देखा होगा, देश की आजादी के तुरंत बाद जब सोमनाथ का जीर्णोद्धार का सवाल आया तो हमारी सरकार के बीच में भी टसल आ गई। नेहरू जी चाहते नहीं थे कि सोमनाथ का जो है जीर्णोद्धार होकर के राष्ट्रपति जाए, लेकिन राष्ट्रपति भी कितना बहादुर राजेंद्र प्रसाद ने कहा नहीं, मैं सोमनाथ के मंदिर के कार्यक्रम में जाऊंगा, और वो निश्चित रूप से गए। वास्तव में ये हमारी संस्कृति को बचाने के पिलर हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति को यहाँ तक लाने का प्रयास किया है। तो मैं सोचता हूँ कि आज चाहे गिरनार में जाइए आप, है ना, क्या चीजें हैं, है ना, सम्राट अशोक के समय का जो शिलालेख मिलता है वो उस समय से गिरनार की पहाड़ी पर मिलता है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अब वहाँ जो द्वारका, सोमनाथ, ये डकोर, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो अभी बनाई है, शायद ये देश की सबसे नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। लेकिन वास्तव में देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना कि वास्तव में उस व्यक्ति के जिस प्रकार का काम था, उन रियासतों को जिस प्रकार से तोड़ करके समाप्त करने का प्रयास किया, ये जो है ना गुजरात की जैसी रियासत है जिसने सबसे पहले अपने आप को सरेंडर किया था, उसी तरह से राजस्थान में भी मेवाड़ है, सब पहला है जिस राजघराने ने अपने आप को एक बड़े राजस्थान के अंदर अपने आप को विलय भोपाल सिंह जी ने किया। इसी प्रकार से छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के एक भारत बना जिसमें आज और हम आप महसूस करेंगे। और अभी जैसे कह रहे हैं ना, ये IPS जो है ना, ये अलग अलग राज्यों से जरूर आते हैं, लेकिन जिन्होंने भी दिमाग लगाया कि इनको अलग अलग राज्य में भेजो, इसके पीछे मंशा क्या थी कि एक दूसरे के अंदर जुड़ाव पैदा हो, एक दूसरे को आदर और सम्मान करने का अनुभव करें, एक दूसरी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयत्न करें। मैं सोचता हूँ लोग व्यापार के लिए आते होंगे या और किसी काम के लिए आते हैं, लेकिन हमारे में कभी भिन्नता नहीं आती। मैं सोचता हूँ हम आज भी इस विचार के रहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। अगर इसको तरक्की करनी है तो हम सब अपने बारे में सोचे नहीं, देश को पहले टारगेट में रख करके सोचें। और इसीलिए आपने देखा होगा सबसे ऊपर भारत माता का चित्र, बाकी सब उसके नीचे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हीरो हैं, क्योंकि हमारा कोई इष्ट है। तो विवेकानंद ने कहा था तुम और किसी पूजा करो ना करो, भारत की पूजा करने का प्रयास करो और ये संस्कार डालने का प्रयास करो, भारत अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ ये उसके पीछे जो भावना है वो इसी प्रकार की भावना है। आपने देखा होगा कि शिवाजी ने किस प्रकार की स्थिति में आकर के मुगलों से लोहा लिया, लेकिन शिवाजी पैदा करने की ताकत हर एक माँ में नहीं होती, जीजाबाई में हो सकती है। इस कमिटमेंट के साथ उसने अपने बच्चे को तैयार किया और जिस प्रकार से उसको हिंदुवी साम्राज्य स्थापित करने के लिए जिस प्रकार का उसका मन और मस्तिष्क बनाया, मैं सोचता हूँ इसी से देश और धर्म की संस्कृति बनती है। तो वास्तव में कोई न कोई ऐसी ताकत आती है इस देश में जो इस प्रकार की स्थिति को देख करके आगे बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ यह ललितपुर फुरकान है, तो ये यहाँ जो है ना, यहाँ मुगल नहीं घुस पाए और उसी तरह से वहाँ भी उन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया। पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक था, उनके सारे के सारा एक ही था। ये तो हमने भाषा के आधार पर अलग अलग किया। अब गुजरात की अपनी विशेषता है, गुजरात आज भी सारी दुनिया में छाया हुआ है, जहाँ जहाँ जाए गुजराती वहीं बने गुजरात।
ये इनका आज भी ट्रेंड है, चाहे ये कनाडा में है तो भी चाहे 10 लोगों का परिवार ही होगा, पर उसका कोई न कोई समूह बना करके वो गुजरात की संस्कृति को जिंदी कर देते हैं और वहाँ उसी प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जोड़ते हैं। मैं सोचता हूँ हम यहाँ भी अपने राज्य के कार्यक्रम करते हुए भी आसाम को भी अपना ही राज्य समझ करके इसके साथ जिस प्रकार से हम मेल मिलाप हुआ, जिस प्रकार से हम एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, यही इसका उद्देश्य है। ये जो विभिन्न राज्यों के जो है ना राज्यों का जब भी निर्माण हुआ उसकी तारीख मनाने के पीछे शायद मैं सोचता हूँ, जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री का बहुत लंबा सोच है कि अगर वास्तव में देश को एक ताकत के रूप में खड़ा करना है तो उसमें इस बात का उसके आने वाले बच्चों के मन में ये लगे कि देश का किसी भी हिस्से का कोई भी महापुरुष ये संपूर्ण भारत का महापुरुष है, ये किसी राज्य का नहीं है, किसी राज्य के आधार की बाउंड्री में बंधने वाला नहीं है। मैं सोचता हूँ हम लोग इतने वर्षों तक पढ़े लेकिन शंकरदेव माधवदेव को हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमारा सिलेबस इस प्रकार का बना नहीं। जिन लोगों ने अपनी जीवन की तपस्या लगा करके और वास्तव में मैं सोचता हूँ कि शंकरदेव और माधवदेव ने जिस प्रकार के नामधन तैयार किए हो, जिस प्रकार के आज भी कार्यक्रम होते हैं और जिस भाव के साथ वहाँ के लोग उस कार्यक्रम को करते हैं, लगता है यह भारत है, ये दिखता है, हमको एहसास होता है कि हमारा संस्कार जिंदा है। मैं सोचता हूँ पीछे कार्यक्रम करने के पीछे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। हम भले ही भाषा अलग अलग हो सकती है, खान पान अलग अलग हो सकता है, हमारी कोई रहन सहन अलग हो सकती है, पर हम एक भारत है, एक ताकत के रूप में खड़ा होना ये हमारा लक्ष्य है। और जो हमने सोचा है ना कि हम 2045 में दुनिया में नंबर 1 की शक्ति बनकर खड़े होंगे, और कदम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, पर इस तेजी से बढ़ाने के लिए सभी राज्यों के लोग सभी अपने अपने प्रयत्न के आधार पर इसको ताकत देने का प्रयास करें। इस भावना के साथ इस कार्यक्रमों को करने का जो हमने ठाना है, मैं सोचता हूँ कि आपके कल्चर कार्यक्रम और यहाँ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये केवल गुजरात के लोग अगर गुजरात का कार्यक्रम मनाए नहीं समझ पाते, आसाम और गुजरात के दोनों लोग बैठ कर इस कार्यक्रम को करें, तब ये कार्यक्रम होगा वास्तव में गुजरात का स्थापना दिवस, तब ये होगा महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। केवल और केवल हम ही मिलकर के मना लेंगे तो उससे तो अलगाव का भाव पैदा होगा, हमारे में आपस में मिलने की जो मंशा चाहिए वो उसमें से नहीं होगी। तो मैं सोचता हूँ मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम की मैं आपका अंसारी जी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे सेक्रेटरी साहब का ये रोज टेट तंबू लगाना, इतना खर्चा करना सरकारी खाते में, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। अगर हमको जाना होगा तो हम चले जाएंगे 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन ये बिना बात के उस हॉल के कारण से इतना पैसा हमारा खर्च हो जाए, ये तो ठीक नहीं होगा। और आपने बड़ी मेहरबानी करके हमको स्थान उपलब्ध कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब बंधु, चाहे आप महाराष्ट्र है या गुजरात में है, नौकरी में है या व्यवसाय में है, फौज में है या कहीं भी है, यहाँ हमारे निमंत्रण पर आए, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और वास्तव में इस स्थापना दिवस पर गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।